नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं विलयन, जिसको अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। आज हम जानेंगे गैसों की द्रव्य में विलेयता क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे विलेयता क्या होती है। विलेयता कि स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो पहले हम विलेयता की डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग लगा लो, विलेयता। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। क्या है? स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में क्या हो, घुली हो, क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो विलेयता की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। अब जानेंगे गैसों की द्रव्य में विलेयता क्या होती है। हेडिंग लगाओ, गैसों की द्रव्य में विलेयता। ठीक है, गैसों की द्रव्य में विलेयता। तो अलग अलग गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखो, अलग अलग गैसों की द्रव्य में विलेयता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग गैसों की द्रव्य में विलेयता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें कि ऑक्सीजन की द्रव्य में विलेयता कम होती है। जैसे ऑक्सीजन यानी कि O2 ले लो, ऑक्सीजन की द्रव्य में विलेयता कम होती है, जबकि HCl व CO2 की द्रव्य में विलेयता अधिक होती है। जबकि CO2 व HCl की द्रव्य में विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्टीकरण लिख लो, क्योंकि जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा उसकी द्रव्य में विलेयता कह सकते हो
या बेटे कह सकते हैं घुलनशीलता, विलेयता कह सकते हैं घुलनशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा उस गैस की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने के कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारकों के कारण गैसों की द्रव में विलेयता प्रभावित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है, गैसों की प्रकृति। पहला हेडिंग है गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैसेस, गैसों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, क्या है, पहला है गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति क्या होती है कि जो गैसें विलायक में घुलकर या विलायक के साथ क्रिया करके किसी यौगिक का निर्माण करती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं जो गैसें विलायक में घुलकर अपने अपने आयनों में टूट जाएं, उन गैसों की उस द्रव में या विलायक में घुलनशीलता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे, जो गैसें विलायक में घुलकर कह सकते हो या क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके करती हैं या विलायक में घुलकर आयनों में विभक्त हो जाती हैं। उन गैसों की द्रव में विलेयता अधिक होती है। उन गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे HCl, CO2, NH3 आदि। ठीक है, तो इन गैसों की द्रव में विलेयता क्या है, अधिक है। अब जैसे यहाँ पे हम HCl की बात करें, चलो इसको थोड़ा और क्लियर कर दें। HCl, जैसे ही हम इसको कहना चाहिए जल में घोलते हैं
तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस, यानी कि एक धनायन में टूट जाता है, एक किस में टूट जाता है, ऋणायन में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की जल में विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि ये मतलब कहना चाहिए अपने अपने आयनों में टूट गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की जल में विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। ऐसे ही हम बात करते हैं, चलो CO2 गैस ले लें। CO2 गैस को जैसे ही हमने जल में घोला, तो जल में घोलने पर ये क्या होगा, ये एक यौगिक बनाएगा। कौन यौगिक बनाएगा, ठीक है, कौन सा यौगिक बनाएगा, H2CO3। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, इसको चलो यहाँ पे लिख दें, ऐसा करो यहाँ पे लिख दें, वो वहां पे कट रहा था। तो जैसे CO2 को हमने घोला जल में, CO2 को जल में घोला, तो ये क्या बना है, ये बनेगा H2CO3। कहना चाहिए जल में घोलेंगे CO3, तो ये क्या होगा, ये अपने अपने आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा, H प्लस में और CO3 माइनस में। तो यहाँ से 2 H प्लस होगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो ये अपने अपने आयनों में क्या हुआ, टूट गया। तुम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जल में विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। अमोनिया को भी चलो ले लो, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ऐसे ही हम ले रहे हैं अमोनिया को, NH3 को हम जल में घोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NH4OH। ये क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कहलाता है अमोनियम आयन। और ये हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने अपने आयनों में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। पहले अमोनिया जल में घोल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, तो एक नया यौगिक बना। फिर इसको कहना चाहिए क्या है, ये 2 भागों में व्यक्त हो गया, धनायन में और ऋणायन में। धनायन के रूप में अमोनियम आयन प्राप्त हुआ, ऋणायन के रूप में हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे एक डालेंगे नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक डालेंगे नोट पॉइंट। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जल, जल किसके रूप में, विलायक के रूप में, जल से क्रिया न करने वाली या जल से क्रिया न करने वाली या आयनों में न टूटने वाली गैसों की द्रव, द्रव के रूप में जल को लिया है, गैसों की द्रव में विलेयता कह सकते हैं, घुलनशीलता। विलेयता कम होती है।
जैसे यहाँ पे लिया हमने ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जल में बहुत कम घुलनशील होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गैसों की प्रकृति। अब दूसरा पॉइंट है विलायक की प्रकृति। दूसरा है विलायक की प्रकृति, ठीक है, विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति क्या होती है, देखो जो ध्रुवीय गैसें होती हैं, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में बड़ी आसानी से क्या होती हैं, घुल जाती हैं, ठीक है। अब ध्रुवीय गैसें क्या होती हैं, जो मतलब कहना चाहिए जैसे क्या करें, धनायन और ऋणायन, इनके एक सिरे पर आवेश प्लस होना चाहिए, एक सिरे पर माइनस, वो कहती है ध्रुवीय गैसें। जैसे HCl है, HCl है तो HCl का क्या है, इसके एक सिरे पर प्लस आवेश है, एक पे माइनस है, यानी कि एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस। इसके बीच में क्या लगा होता है, ये बॉन्ड लगा होता है। अब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर रहते हैं, बीच में रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, हाइड्रोजन की अधिक है या क्लोरीन की। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, क्योंकि ये क्लोरीन परिवार का तत्व है। तो बंदी इलेक्ट्रॉन किधर को खिसकेंगे, क्लोरीन की तरफ खिसकेंगे आंशिक रूप से। जब खिसकेंगे तो इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया और इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसी है, ध्रुवीय गैस है। ऐसे ही अगर अमोनिया की बात करें, NH3, तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो 1 2 और 3, तो एक क्या रहता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से H+। अब यहाँ पे देखते हैं ये इसके बंदी इलेक्ट्रॉन किधर है, बीच में, इसके भी बंदी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बीच में, इसके भी बंदी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बीच में। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि सबसे अधिक किसकी है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है। तो आपने पढ़ा होगा AFON, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अधिक है। तो इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश, इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश। अब क्यों आएगा धनावेश ऋणावेश, क्योंकि ये बंधी इलेक्ट्रॉन है, बंधी इलेक्ट्रॉन किधर को खिसकेंगे, नाइट्रोजन की तरफ खिसकेंगे। तो इसके ऊपर आंशिक रूप से एक इकाई क्या आ गया, ऋणावेश, इसके ऊपर आ गया एक इकाई धनावेश। ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर खिसकेंगे, तो एक इकाई धनावेश और यहाँ पे एक इकाई क्या आ गया, ऋणावेश। ऐसे इसके भी ये इलेक्ट्रॉन इधर को खिसकेंगे नाइट्रोजन की तरफ, तो इसके ऊपर एक इकाई धनावेश और एक इकाई ऋणावेश, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये ध्रुवीय क्या है, गैस है। अमोनिया कैसी गैस है, ध्रुवीय गैस है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की शेप ऐसे होती है। अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब कहना चाहिए डबल बॉन्ड लगा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बीच में दोनों समान परमाणु है ऑक्सीजन के। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बंदी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बॉन्ड बना है, ये बीच में ही रहेंगे, किधर को भी नहीं खिसकेंगे, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, ये एक अध्रुवीय गैस है, ये अध्रुवीय है। अब हम देखो जानते हैं, अब इसका लिख लो स्पष्टीकरण। यहाँ पे लिखो ध्रुवीय गैसें, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, जबकि अध्रुवीय
अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में कम घुलनशील होती हैं। ठीक है, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, जबकि अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में कम घुलनशील होती हैं। ठीक है, जैसे ये Cl व CO2 या NH3 ले लो, HCl व NH3 की जल में घुलनशीलता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, घुलनशीलता अधिक होती है क्योंकि HCl व NH3 ध्रुवीय गैसें हैं। ठीक है, ये कैसी गैसें हैं, ध्रुवीय गैसें हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा पॉइंट है ताप का प्रभाव। तीसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव। अब यहाँ पे ताप का प्रभाव क्या है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है। कैसे कम होती है, अब जो ताप में वृद्धि करेंगे, जैसे ये एक पात्र है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खुली है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, अणुओं की गति ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो गैस के अणु क्या होंगे, इस सतह को छोड़कर क्या होंगे, वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे, यानी कि इस सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो इसीलिए उसकी किसकी विलेयता क्या होगी, ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। ठीक है, जैसे अगर ठंडी कोल्ड ड्रिंक आपको मिले तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने में बड़ा मजा आएगा, वही अगर कहना चाहिए गर्म कोल्ड ड्रिंक, गर्म पेप्सी दे दी जाए तो नहीं पियोगे। ठीक है, तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आता है, जबकि गर्म को पीने में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव्य में ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव्य में घुलनशीलता घटती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या हो, मुक्त हो, यानी कि उत्सर्जित, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ गए, चाहे थोड़ा और स्पष्ट कर दो, अर्थात
गैसों को द्रव में घोलने पर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, मुक्त होती है। ठीक है, जैसे H2O प्लस CO2, तो क्या बनेगा H2CO3 और प्लस यहाँ पे क्या होगी, ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। समझ गए। तो ये कैसी है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यहाँ पे डालो एक नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक में CO2 की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। ठंडी कोल्ड ड्रिंक में CO2 की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। अन्य पदार्थों की उपस्थिति, विलायकों में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अब देखो, ये किसी विलायक में कोई अन्य पदार्थ, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने ले लिया, ये जल है और इसमें हमने क्या किया, NaCl को घोल दिया। तो अब क्या है, ये क्या प्राप्त हुआ, अब प्राप्त हुआ NaCl का जलीय विलयन। ये क्या मिला, NaCl का जलीय विलयन। अब क्या, अब इसमें अगर कोई हम गैस घोलना चाहें, जैसे मान लिया हम CO2 गैस ही घोलना चाहते हैं, ठीक है, तो NaCl यानी कि ये अशुद्धि के रूप में है, यहाँ पे उपस्थित है। तो अब CO2 गैस की इस जलीय विलयन में घुलनशीलता क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaCl भी उपस्थित है, यानी कि अशुद्धियों के रूप में उपस्थित है। तो इसमें लिखेंगे, अच्छा इसको मिटा दो, यहाँ पे लिखो, यदि किसी विलायक में अन्य प्रकार के, यदि किसी विलायक में अन्य प्रकार के लिखो, अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थ या वैद्युत अपघट्य पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हो, पदार्थ भी उपस्थित हों, भी उपस्थित हों, तो उस गैस, तो ऐसे लिखो, तो उस द्रव में गैसों की घुलनशीलता कम होती है। तो उस द्रव में गैसों की घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये तो हो गया विलायकों में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट,
दाब का प्रभाव। अगला है बेटे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। अब देखो दाब के प्रभाव को समझने के लिए क्या करेंगे, ये हमने एक पात्र में कोई द्रव ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, गैस, ये गैस भरी हुई है, रेड से हमने गैस को दर्शाया है, ये क्या है गैस, और ये क्या है द्रव। अब इस पे हमने क्या लगाया, एक पिस्टन लगा दिया, जैसे पंप में जो हैंडल लगा होता है दाब लगाने के लिए, जब हैंडल पे दाब पड़ता है तो टायर में हवा पड़ती है, ये क्या है हमारा पिस्टन। अब ये सामान्य अवस्था में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक दूसरा पात्र लिया, अब इस पे क्या किया, यहाँ पे पिस्टन लगा है, अब इस पे क्या किया हमने दाब लगाया, क्या लगाया दाब, ये मान लिया W1 भार लगाया इस पे, यहाँ पर ये मान लिया हमने W2 लगा दिया, दाब लगेगा नीचे की ओर, तो यहाँ पर ये तो हमारा क्या है द्रव है, ये क्या है द्रव, ठीक है, ये तो हमारा द्रव, और यहाँ पे क्या है, ये है गैस। अब जैसे इस पे दाब लगेगा तो गैस के अणु कहाँ होंगे, इस द्रव में क्या होंगे, आ जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, जैसे दाब लगेगा तो ये क्या, ये गैस, यहाँ पे क्या है, ये गैस के अणु क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, घुल जाएंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दाब लगाने पर, यानी कि दाब बढ़ाने पर, यहाँ पे है पिस्टन, लिख दो इसको, क्या कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो लिख दो बस स्पष्टीकरण में, दाब को बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या है, बढ़ती है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आज का टॉपिक था, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने पढ़ा है, ठीक है। इनको आप सही से स्टडी करोगे बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।